आप सभी का अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का विषय है अपना प्राचीन भारत के प्रमुख वैज्ञानिक, अर्थात जो प्राचीन काल के प्रमुख वैज्ञानिक हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर कुछ बातें बताई जाएंगी, उनके बारे में कुछ व्यक्तित्व उनका बताया जाएगा। तो आइए जानते हैं प्राचीन भारत के प्रमुख वैज्ञानिक। तो यहाँ पे प्रमुख वैज्ञानिक जो है प्राचीन काल के, तो यहाँ पे बौधायन वैज्ञानिक हैं। बौधायन के बारे में यहाँ पे बता देंगे। वर्ण इस प्रकार से बौधायन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे, जिन्होंने सर्वप्रथम पाई के नाम में, तो यहाँ पे बता दें सर्वप्रथम जो है इन्होंने पाई के मान की गणना की। कौन? तो यहाँ पे बौधायन ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने यहाँ पर पाइथागोरस से वर्षों पहले उसके सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की। आगे उन्होंने ज्यामितीय विधि द्वारा वर्षों पहले 2 के वर्गमूल को दशमलव के 5 अंकों तक ज्ञात किया। तो यहाँ पर बताया गया जो वैज्ञानिक हैं ये बौधायन के बारे में पॉइंट रहा है। अब यहाँ पे प्राचीन काल के अगले वैज्ञानिक हैं आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट के बारे में इस प्रकार जानिए, इस तरह से प्राचीन काल के वैज्ञानिक आर्यभट्ट 5वीं से 6वीं सदी के गणितज्ञ, नक्षत्रविद, ज्योतिषविद और भौतिकी के ज्ञात थे। तो यहाँ पे क्या था उन्होंने? प्राचीन काल के वैज्ञानिक आर्यभट्ट 5वीं से 6वीं सदी के गणितज्ञ, नक्षत्रविद, ज्योतिषविद और भौतिकी के ज्ञाता थे आर्यभट्ट। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है आर्यभट्टयम है। यहाँ पे आर्यभट्टयम इनका प्राचीन ग्रंथ जो है, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है आर्यभट्टयम है। आर्यभट्टयम इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है आर्यभट्ट जी का, जो उस समय के गणित का सारांश है। इस ग्रंथ के 4 अध्याय है। पहले अध्याय में बड़ी दशमलव संख्याओं को वर्णों में प्रकट करने की विधि है। दूसरे अध्याय में संख्या सिद्धांत, रेखागणित, त्रिकोणमिति और बीजगणित संबंधी कुछ कठिन प्रश्न है तथा शेष 2 अध्याय नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है। आर्यभट्ट ने वर्गमूल घनमूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, पिरामिड का आयतन, वृत्त का क्षेत्रफल आदि संबंधी अवधारणाएं दी। आर्यभट्ट ने शून्य को केवल संख्या नहीं बल्कि एक चिन्ह के रूप में व्याख्यायित किया। यहाँ पे प्राचीन काल के वैज्ञानिक आर्यभट्ट के बारे में बताया गया मेन पॉइंट। अब आगे चलते हैं, अगले वैज्ञानिक हैं वराहमिहिर। इनका नाम है वराहमिहिर। तो जानिए इनके बारे में। प्राचीन काल के वैज्ञानिक वराहमिहिर प्राचीन काल में भारत के एक अन्य सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे यहाँ पर वराहमिहिर ने जल विज्ञान, भूगर्भीय विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। वराहमिहिर ने अपने ज्योतिष ग्रंथ पंचसिद्धांतिका में सर्वप्रथम बताया कि यहाँ पे अनायास का नाम, यहाँ पे मान जो है अयनांश का मान 50.32 सेकंड के बराबर होता है। उन्होंने आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित जया सारणी को और अधिक परिशुद्ध किया। उन्होंने शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं के बीजगणितीय गुणों को परिभाषित किया। तो यहाँ पे बताया गया वराहमिहिर के बारे में। अगले वैज्ञानिक हैं ब्रह्मगुप्त के बारे में जानिए। प्राचीन काल के वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त प्राचीन भारत के ज्योतिष एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत एवं खंड खाद्य जैसे प्रमुख ग्रंथों की रचनाएं की।
7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने गणित के क्षेत्र में कई नवीन सिद्धांत दिए। इनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। जैसे पॉइंट, इन्होंने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने, शून्य के प्रयोग के नियम और द्विघात समीकरणों को हल करने के सूत्र दिए। ब्रह्मगुप्त का प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म स्फुट, यहाँ पे ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है। ब्रह्मगुप्त का प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है, जिसमें शून्य का प्रयोग एक अलग अंक के रूप में किया गया है तथा इसमें ऋणात्मक अंकों से संबंधित नियम भी दिए गए हैं। ब्रह्मगुप्त के खंड खाद्य ग्रंथ में पंचांग बनाने की विधियों का उल्लेख है। यहाँ पे इसकी महत्ता इस बात से स्पष्ट होती है कि इस ग्रंथ के विस्तार से इन्हें न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ब्रह्मगुप्त गणित के सिद्धांतों को ज्योतिष में प्रयोग करने वाले प्रथम विद्वान थे। ब्रह्मगुप्त गणित के सिद्धांतों को ज्योतिष में प्रयोग करने वाले प्राचीन वैज्ञानिक प्रथम विद्वान थे। आगे ब्रह्मगुप्त ने द्विघातीय अनिर्धारीय समीकरणों को हल करने के लिए चक्रवात विधि विकसित की। बीजगणित के जिस खंड में अनिर्धारित समीकरणों का अध्ययन किया जाता है उसे कुटटक कहते हैं। ब्रह्मगुप्त ने इसी आधार पर इसका नाम कुटटक गणित रखा था। यहाँ पे प्राचीन काल के विद्वान वैज्ञानिक रहे ब्रह्मगुप्त के बारे में। आगे चलिए, अब यहाँ पर बताया जाएगा महावीर के बारे में। जानिए महावीर के बारे में। प्राचीन काल के विद्वान वैज्ञानिक महावीर 9वीं सदी के प्रसिद्ध है ज्योतिषविद गणितज्ञ महावीर ने बीजगणित का विकास किया, जिसे बाद में भास्कर ने आगे बढ़ाया। महावीर ने सर्वप्रथम क्रमचयों एवं संचयों की संख्या निकालने का सामान्यीकृत सूत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं हो सकता। महावीर ने चक्रीय चतुर्भुज के कई गुणों को उद्घाटित किया। यहाँ पर प्राचीन काल के विद्वान वैज्ञानिक रहे महावीर के बारे में बताया गया। अब बताया जाएगा भास्कर द्वितीय। तो यहाँ पे भास्कर 2 के बारे में वर्णन इस प्रकार से यहाँ किया जा रहा है। जानिए इनके बारे में। भास्कर 2, यहाँ पर बीजगणित में भास्कर 2 जो है इनके अंतर्गत बीजगणित में भास्कर ने मूलतः ब्रह्मगुप्त के ही काम को आगे बढ़ाया और बीजगणितीय समीकरण के हल में चक्रवात विधि को अपनाया। भास्कराचार्य द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि है, जिसमें पाटीगणित या लीलावती और बीज गणित और ग्रह गणित अध्याय तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग है। लीलावती में अंक गणित का विवेचन है, जबकि बीजगणित खगोल शास्त्र से संबंधित है। यहाँ पे प्राचीन काल के विद्वान रहे भास्कर 2 के बारे में बताया गया। भास्कर 2। प्राचीन काल के अगले विद्वान हैं चरक ऋषि भी नहीं कहा जाता है। आइए बताते हैं यहाँ पे चरक विद्वान जो है वैज्ञानिक के बारे में। जानिए पॉइंट। चरक प्राचीन काल के विद्वान चरक को प्राचीन भारतीय औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। चरक को एक कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। क्या थे? राजवैद्य थे। कहाँ? कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। वे पहले ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने यहाँ पे पाचन संबंधित और चयापचय और शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। चरक ने इन्होंने बताया कि शरीर में वात पित्त कफ जैसे त्रिदोष पाए जाते हैं। ये जो त्रिदोष शरीर की समस्त क्रियाओं के लिए
उत्तरदायी होते हैं। जब तक ये त्रिदोष से शरीर में संतुलित रहते हैं तब तक व्यक्ति स्वस्थ रहता है व्यक्ति। लेकिन जैसे ही इनका संतुलन बिगड़ता है व्यक्ति व्यक्ति बीमार हो जाता है। कफ के असंतुलन से 20 यहाँ पे 20 प्रकार के रोग बताए हैं। तो कफ के असंतुलन से 20 और पित्त के असंतुलन से 40 तथा वात दोष के कारण 80 प्रकार के रोग बताए गए हैं। अर्थात कफ जब असंतुलित होता है, बैलेंस बिगड़ता है, तब 20 प्रकार का रोग शरीर में उत्पन्न होता है। और आगे वर्णन मिलता है जब पित्त असंतुलन होता है, बिगड़ता है, तब 40 प्रकार के रोग हो जाते हैं। और जब वात बढ़ता है, बिगड़ता है इसका संतुलन, तो 40 प्रकार के रोग बताए गए हैं। शरीर को स्वस्थ रखने तथा रोगों से बचाव के लिए इन असंतुलित त्रिदोषों की पहचान कर उसे पुनः पूर्व की संतुलित स्थिति में लाना आवश्यक होता है। इन त्रिदोषों का बैलेंस बना लेना आवश्यक होता है शरीर के अंदर, ना तो कम ना ज्यादा। आगे महर्षि चरक ने आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता का संपादन किया, जिसमें बड़ी संख्या में रोगों के वर्णन के साथ साथ रोग निरोधक और रोगनाशक जड़ी बूटियों का उल्लेख है। यहाँ पर बताया गया चरक ऋषि, चरक विद्वान, चरक वैज्ञानिक के बारे में प्राचीन काल में। अगले स्टेप पर आइए, यहाँ पर आपको बताया जाएगा सुश्रुत ऋषि के बारे में। तो जानिए प्राचीन काल के वैज्ञानिक सुश्रुत ऋषि के बारे में। प्राचीन काल के वैज्ञानिक सुश्रुत ऋषि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काशी में जन्मे सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। किसे? तो यहाँ पे सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पितामह कहा जाता है। इनके द्वारा शल्य चिकित्सा के प्रसिद्ध ग्रंथ है सुश्रुत संहिता की रचना की गई। इन्होंने शल्य चिकित्सा को उपचार कलाओं की सर्वोत्तम विधा माना है। सुश्रुत संहिता में उन्होंने 121 शल्य उपकरणों का वर्णन किया है। उस काल में सुश्रुत ने सर्वोत्कृष्ट इस्पात के शल्य उपकरण बनाए जाने को आवश्यक बताया था। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि शल्य उपकरण तेज धार वाले होने चाहिए तथा ये उपकरण इतने पैने होने चाहिए कि इनसे बाल जैसे अत्यंत पतले रेशों को भी दो परतों में विच्छेदित किया जा सके। शल्य क्रिया से पहले एवं बाद में वातावरण व उपकरणों की शुद्धता पर सुश्रुत ने विशेष जोर दिया है। शल्य चिकित्सा से पहले रोगी को संज्ञा शून्य करने यानी एनेस्थेसिया संज्ञा शून्य करने की विधि एवं आवश्यकता बताई है। शल्य क्रिया के ज्ञाता सुश्रुत ने हड्डियों को जोड़ने और आंखों का मोतियाबिंद आदि ऑपरेशनों का तरीका भी बताया है। रोग मुक्त के लिए नाड़ियों पर शल्य क्रिया अर्थात न्यूरो सर्जरी यहाँ पे नाड़ियों पर शल्य क्रिया न्यूरो सर्जरी का भी सुश्रुत संहिता में, जो इनका ग्रंथ है सुश्रुत संहिता में, उल्लेख किया गया है। सुश्रुत ने बहुत ही शुद्ध रूप में कटे अंगों को जोड़ने की विधि का विवरण दिया है। आश्चर्य की बात यह है कि जो क्रम सुश्रुत ने भंग यानी कटे फटे भंग अंगों को आपस में जोड़ने का बताया है, वही क्रम आज के प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञों द्वारा अपनाया जा रहा है। सुश्रुत संहिता में कुछ गंभीर प्रकार की शल्य क्रिया के भी उदाहरण दिए गए हैं, जैसे गर्भ से शिशु निकालना, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में सीजेरियन। आगे पढ़िए।
जख्मी जख्मी मलाशय को ठीक करना, जख्मी मलाशय को ठीक करना। और बताया गया है मूत्राशय से पथरी निकालना आदि। सुसुत ने लगभग 760 कितना सुसुत ने लगभग 760 पौधों का भी चिकित्सा की दृष्टि से उल्लेख किया है सुसुत ऋषि ने। आगे चलिए, आगे बताया गया है पौधों के सभी हिस्सों यथा जड़ हो गया, फूल है तथा फल आदि का प्रयोग किया जाता था। भोजन पर अधिक बल दिया जाता था, जैसे गुर्दे के रोग में नमक रहित भोजन आदि। अन्य रोगों में इस प्रकार से भोजन का काफी विशेष तरीके से ग्रहण करने की बात बताई गई है, क्या नहीं खाना, क्या नहीं पीना है, कितना मात्रा में लेना है। आगे वस्तुत्व भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता एवं सुश्रुत, यहाँ पे चरक संहिता हो गया और सुश्रुत संहिता आधार ग्रंथ के रूप में साबित हुआ। तो यहाँ पे साबित हुए हैं, चरक संहिता हो गया और सुश्रुत संहिता आधार ग्रंथ के रूप में साबित हुए। यहाँ पर बताया गया इनके बारे में। सुश्रुत ऋषि जो है, विद्वान जो है, प्राचीन काल के वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में बताया गया सुश्रुत के बारे में। अब यहाँ पे आपको बताते हैं प्राचीन काल के जो वैज्ञानिक हैं, महर्षि कणाद। तो यहाँ बताया जाएगा महर्षि कणाद के बारे में। तो जानिए महर्षि कणाद, महर्षि कणाद प्राचीन काल के वैज्ञानिक महर्षि कणाद। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के वैज्ञानिक महर्षि कणाद छह भारतीय दर्शनों में से एक वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। महर्षि कणाद के अनुसार यह भौतिक विश्व परमाणुओं से बना है, जिन्हें मानव आंखों से नहीं देखा जा सकता। इनका पुनः विखंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात ना तो इन्हें विभाजित किया जा सकता है और ना ही इनका विनाश संभव है। अतः निसंदेह है यह वही तथ्य है जो आधुनिक आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। परमाणुओं के बारे में महर्षि कणाद का यह कथन डाल्टन से लगभग 2500 साल पहले का है तथा ऐसा पहली बार था जब किसी ने परमाणुओं के बारे में बात की थी। यहाँ पर बताया गया महर्षि कणाद के बारे में। अगले वैज्ञानिक आते हैं महर्षि कपिल। तो जानिए महर्षि कपिल के बारे में। प्राचीन काल के वैज्ञानिक महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल को ब्रह्मांड विज्ञान का जनक माना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में इन्होंने कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है प्रकृति पुरुष की प्रेरणा से पूरे विश्व और जगत की संपूर्ण ऊर्जा का निर्माण करती है। यहाँ पे जो प्रकृति है, इनका कथन जो है, प्रकृति पुरुष की प्रेरणा से पूरे विश्व और जगत की संपूर्ण ऊर्जा का निर्माण करती है। प्रकृति ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, यहाँ पे इन्होंने जो है महर्षि कणाद है, यहाँ पे महर्षि कपिल जो है, इनका कथन है यहाँ पे महर्षि कणाद ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा। उन्होंने सर्वप्रथम तमस रजस व सत्व गुणों का प्रतिपादन किया। महर्षि कपिल मुनि ने अपने सांख्य दर्शन में कर्मकांड के विपरीत ज्ञान कांड को महत्व दिया। कपिल मुनि ने अपने सांख्य दर्शन में कर्मकांड के विपरीत ज्ञानकांड को महत्व दिया है। भारतीय संस्कृति में त्याग तपस्या और समाधि की प्रतिष्ठित बनाने का श्रेय कपिल मुनि को ही है। विकासवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन करके उन्होंने संसार को स्वाभाविक गति से उत्पन्न माना है। सांख्य दर्शन में ईश्वर का कोई विशेष उल्लेख न होने के कारण कुछ विद्वान इसे अनिश्चयवादी मानते हैं। यह बताया गया महर्षि कपिल के बारे में। आगे
अगले प्राचीन काल के वैज्ञानिक विद्वान महर्षि पतंजलि। तो जानिए महर्षि पतंजलि जी के बारे में इस प्रकार से वर्णन करता हूँ, ध्यान दीजिए। वर्णन करते हैं महर्षि पतंजलि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के महर्षि पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार हैं। योग सूत्र योगा अभ्यास की योग 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 सूक्तियों का संग्रह है। भारतीय दर्शन साहित्य में पतंजलि द्वारा लिखे हुए 3 प्रमुख ग्रंथ है। योग सूत्र, योग सूत्र हो गया, अष्टांग अध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रंथ मिलते हैं। पतंजलि द्वारा पाणिनि के अष्टांग अध्यायी पर लिखी गई टीका को महाभारत, यहाँ पे महाभाष्य होना चाहिए। तो यहाँ पर पतंजलि द्वारा पाणिनि के अष्टांग अध्यायी पर लिखी गई टीका को महाभाष्य कहा जाता है, जो कि व्याकरण का ग्रंथ होने के साथ साथ तत्कालीन समाज का विश्वकोश भी है। ये एक महान चिकित्सक भी थे पतंजलि जी। आगे पतंजलि रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य थे। धातु योग और लौह शास्त्र इनकी देन है पतंजलि की। आगे वर्तमान योग के फायदों के परिणाम के लिए पूरी दुनिया की प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रकार से अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ पर महर्षि पतंजलि के बारे में बताया गया। प्राचीन काल के विद्वान रहे, वैज्ञानिक रहे। आगे जानते हैं नाग अर्जुन के बारे में। यहाँ पर आपको बता दें अगले विद्वान हैं प्राचीन काल के नाग अर्जुन भारत के। तो यहाँ पे नागार्जुन 10वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक नागार्जुन के परीक्षणों का मूल उद्देश्य धातुओं को सोने में बदलना था, जैसा कि पश्चिमी दुनिया के कीमियागर करते थे। हालांकि उनको इस दिशा में सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। फिर भी वे सोने जैसी चमक वाले एक तत्व का निर्माण कर सके। आज इसी तकनीक का प्रयोग कर नकली जेवर बनाए जाते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ रसल, तो यहाँ पे जो ग्रंथ है रसल लाकर में सोना, चांदी, टीन और तांबा आदि निकालने का सविस्तार उल्लेख किया है। यहाँ पे प्राचीन काल के विद्वान नागार्जुन के बारे में बताया गया। नागार्जुन आगे बताते हैं पाणिनि, जो प्राचीन काल के विद्वान वैज्ञानिक है, इनका नाम है पाणिनि। तो जानिए पाणिनि के बारे में। अष्टांग यहाँ पे अष्ट अध्यायी पाणिनि प्राचीन काल के वैज्ञानिक पाणिनि अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार पाणिनि पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व के संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने ध्वनि शास्त्र, स्वर विज्ञान एवं शब्द संरचना के लिए व्यापक और वैज्ञानिक सिद्धांत दिए। अष्टाध्यायी नामक व्याकरण में 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र दिए गए हैं। इसमें आधुनिक व्याकरण की ही भांति वाक्यों की संरचना, संयुक्त संज्ञाओं आदि को समझाया गया है। अष्टाध्यायी केवल व्याकरण ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि इसमें भिन्न प्रकार से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। जैसे उस समय का भूगोल, शिक्षा, समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक जीवन, खान पान और दार्शनिक चिंतन आदि के बारे में स्थान पर अंकन मिलता है, वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर बताया गया आपको प्राचीन काल के वैज्ञानिक विद्वान पाणिनि जी के बारे में। यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ भी आपको बताया गया है प्राचीन भारत के प्रमुख वैज्ञानिक, जिसमें आपको बताया गया यहाँ पर आप सभी को बौधायन के बारे में, आर्यभट्ट के बारे में,
इसके बाद वराह मिहिर के बारे में बताया गया। इसके बाद ब्रह्मगुप्त हो गए, ब्रह्मगुप्त के बाद महावीर के बारे में बताया गया। अगले रहे भास्कर द्वितीय, यहाँ भास्कर के बारे में, चरक के बारे में बताया गया, सुश्रुत के बारे में बताया गया, महर्षि कणाद के बारे में बताया गया, महर्षि कपिल के बारे में बताया गया, महर्षि पतंजलि जी के बारे में बताया गया, यहाँ पर नागार्जुन के बारे में और पाणिनि के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे जितने विद्वानों को यहाँ भी आपको बताया गया है, ये सब प्राचीन भारत के प्रमुख है, वैज्ञानिक है, महान वैज्ञानिक है, विद्वान है। मिलेंगे आप सभी को अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।